अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे और उसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट कर उनमें से घोड़े का एक एक पाँव ले ले। लेकिन इख्तिलाफ ये था कि बाकी जिस्म को किस तरह से बांटा जाए, क्योंकि वो चारों बेवकूफ थे। वो आपस में गौर फिक्र कर रहे थे कि वहाँ से एक आदमी गुजरा। उसने उनसे पूछा, भाइयों, आप में किस बात का इख्तिलाफ है, मुझे बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारे मसले को हल करने की कोई राह निकालूं। उन भाइयों में से एक ने बोला कि इस घोड़े को हम बराबर बराबर किस तरह से बांटें। उस शख्स ने कहा, इस घोड़े को फरोख्त करके पैसे आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर रजामंद हो गए और घोड़े को बेचने के लिए वहां से रवाना हो गए। सफर के दौरान एक जंगल में रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके मांदे थे। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद सोए हुए थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से आ निकला। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर पड़े खराटे भर रहे हैं। वो आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा। उसने घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। जल्दी से उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह उसे ले लेंगे। सुबह चारों उठकर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पाँव के निशानात देखे तो उन चारों भाइयों में से एक कहने लगा, ये ऊंट के पाँव के निशानात हैं। उनमें से एक ने कहा, भाई, ये किसी नर ऊंट के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, भाई, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। फिर वो आगे बढ़ गए। अभी कुछ देर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी परेशान हाल में आ रहा है। उसने उससे पूछा, भाई, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा है? तो उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, क्या एक आंख से अंधा भी था? तीसरे ने कहा, मुहार को तोड़कर निकल भागा था। उस आदमी ने कहा, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक ठीक कहा है, बताओ ऊंट कहाँ देखा? इस पर उन्होंने एक साथ कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर ढूंढो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के मुतालिक इस कदर मालूमात है और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊंट की चोर हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और 5वां ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक इंसान के पाँव के निशानात नजर आए। अब चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये एक औरत के पाँव के निशानात है। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई, ये तो औरत पेट से भी लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। आगे बढ़ने लगे तो एक और शख्स से उसकी मुलाकात हुई तो वो आकर पूछा, भाई, तुमने रास्ते में कोई औरत तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, शायद नाराज होकर घर से निकले थे। उसने कहा, हाँ। दूसरे ने कहा, मेरे ख्याल में पेट से भी थे। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त भागी है। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक। फिर चारों ने एक साथ कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। उसने कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन करूं, जबकि पहले तुम लोगों ने उसके बारे में सब कुछ ठीक ठीक कहा है और अब कह रहे हो कि हमें उसके बारे में मालूम नहीं। वो औरत यकीनन तुम्हारे ही पास है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हम लोगों पर शक है और हमारी बात का तुम्हें एतबार नहीं तो हमारे साथ तुम भी बादशाह के पास चलो कि वो इसके बारे में कोई फैसला करे। चुनांचे वो शख्स उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो शहर में पहुंच गए। पहुंचकर उन्होंने एक गली में एक शख्स से पूछा, भाई, रमजान खान का घर कहाँ है? उसी वक्त एक घर से एक आदमी निकला। उन्होंने कहा, भाई, रमजान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। उसने कहा, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया हूँ? तो फिर उसने कहा, अगर तुम्हें भी इनकार है तो चलो हमारे साथ बादशाह के पास चलो, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आपके दरबार में हाजिर हुए हैं। फिर उन्होंने सारी बातें बादशाह को एक एक करके बताई। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे खोए हुए ऊंट के बारे में सब कुछ सही सही बताया और फिर कहते हैं कि हमने उन्हें नहीं देखा। मेरे ऊंट को यकीनन इन्होंने ही चुराया है। बादशाह, आप इंसाफ कर दें, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है। इन लोगों ने उसके बारे में भी बिल्कुल ठीक ठीक कहा और साथ ही कहते हैं कि हमने उन्हें देखा तक भी नहीं। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं हो सकते। बादशाह ने उन चारों से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले ध्यान से सुन लीजिए। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया है। रमजान खान ने कहा, आलिजा, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, मुझे ये लोग नाहक पकड़कर आपके पास लाए हैं। बादशाह ने उनसे पूछा, जिस वक्त रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसने इसे देखा था? उन्होंने कहा, हुजूर, हम में से किसी ने इसको नहीं देखा। फिर बादशाह ने कहा, जब तुमने इसको देखा तक नहीं तो उसको क्यों कर मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो?
हो, और ये दूसरे जो तुमको अपने मुकदमों में मुलजिम ठहरा रहे हैं, इसी सफाई में भी तुम कुछ कहना चाहते हो? उन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हमें कुछ ऐसा ही इल्म है कि हम बिन देखे भी बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, आया तुम्हें वाकई ऐसा कुछ इल्म है या फिर तुम लोग झूठ बोल रहे हो? उसके लिए मैं किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बता दिया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम लोगों को कोई ऐसा इल्म है और तुम लोग बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसको एक संदूक में बंद करके उससे पूछा, बताओ कि संदूक के अंदर क्या चीज है? वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई गेंदनुमा चीज है। तीसरे ने कहा, इसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, कहे क्यों नहीं देते कि संदूक में अनार रखा है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कहते हैं और ये कुछ ऐसा इल्म जानते हैं। चुनांचे उसने रमजान खान से कहा कि इनका घोड़ा वापस कर दो या उनकी कीमत अदा कर दो, और दूसरों ने कहा कि तुम जाकर अपना ऊंट और अपनी बीबियां ढूंढो, क्योंकि इन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने इस रकम से भेड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहाँ दरख्तों के साए थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ये लोग थककर चूर चूर हो गए थे, इसीलिए वहीं बेखबर पड़कर सो गए। थोड़ी देर बाद जब एक भाई की आंख खुली तो देखा कि एक लेला यानी कि एक छोटा भेड़ एक छोटे से दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली कर रही है। उसने अपने भाइयों से कहा कि चुपके से उठना। उन्होंने पूछा, क्यों भाई? उन्होंने कहा कि बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। चारों भाई वहाँ से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं पर छोड़ दिया। वो जब भाग रहे थे तो एक लेला यानी कि एक भेड़ का बच्चा उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो एक ने पत्थर उठाकर उस लेले पर दे मारा और कहने लगा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। जब ये बहुत देर तक भागते रहे तो थक गए और उनका सांस फूलने लगा। इतने में एक घोड़सवार का वहाँ से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, अरे भाई, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थी और भेड़ें आपस में हमें मारने के लिए सलाह मशवरा कर रहे थे। अब जरा देखो तो हम सब पूरे हैं या नहीं, कहीं उन्होंने हम में से किसी को मार तो नहीं दिया। ये कहकर उनमें से एक भाई ने गिनना शुरू कर दिया। तो गिनते गिनते उसने सबको गिना, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा कि हम तो 3 हुए, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। दूसरे ने कहा, रुको मैं गिनता हूँ। उसने भी गिनना शुरू किया, ये 1, ये 2, ये 3, और उसने भी अपने आप को गिनना भूल गया। तभी उसने कहा, वाकई चौथा भाई गायब है। और इसी तरह बारी भाई चारों भाई ये नहीं गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना और वो ये समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। घोड़सवार ने कहा कि अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दो तो? उन्होंने कहा कि हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे, आप हमें जहाँ कहेंगे वहाँ आपके साथ जाएंगे। घोड़सवार ने पहले एक भाई के हाथ को पकड़ा और उसको एक तरफ करके कहने लगा, ये 1, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये 2। वो इसी तरह गिनता गया और 4 की गिनती पूरी की। इस तरह चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे कि हम आज से आपके गुलाम हैं। उस घोड़सवार ने कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी भेड़ बकरियों से तुम्हारी सुलह करा दो। ये सब जब उस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो लेला नजर आया जिसको उन्होंने मार दिया था। उन्होंने उस शख्स को बताया कि यही वो लेला है जिसे हमने मार दिया था। उसके बाद जब भेड़ बकरियों के रेवड़ों पर उनकी नजर पड़ी तो वो भाग खड़े हुए। घोड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक के सर पर थपकी दी। फिर उन भाइयों से मुखातिब होकर कहने लगा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घोड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर पहुंचा। चारों भाई पहले ही उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे, वो भी उसके साथ आ गए। उसने उनमें से एक से कहा कि तुम रेवड़ चराने ले जाओ। दूसरे से कहा कि बैलों के इस जोड़े के लिए कहीं से घास काट कर लाओ। तीसरे से कहने लगा कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो, ये बीमार है, तुम ख्याल रखना कि कहीं मक्खियाँ इस पर ना बैठ जाएं, और जब मेरी माँ को किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसे दे देना। चौथे से कहा कि तुम गेहूं की खेत की कटाई करके एक जगह सलीके से रख देना। अलग अलग काम उन चारों के सुपुर्द करके वो कहीं अपने काम से चला गया। जिस भाई के जुम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो डंडा लेकर अम्मी के पास बैठ गया। जब भी कभी घोड़सवार की अम्मी के चेहरे पर या जिस्म पर कहीं पर मक्खी बैठता तो वो डंडे से जोर से मारता। मक्खियां तो उड़ जाती लेकिन उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाती। 3-4 डंडे लगने के बाद ही घोड़सवार की माँ अधमरी हो गई और फिर कुछ और डंडे खाने के बाद वो दम तोड़ गई। और दम तोड़ने के बाद जब वो बिल्कुल एकदम साकित हो गई तो उस बेवकूफ ने सोचा कि शायद ये बुढ़िया आराम कर रही है। फिर उसने उसके ऊपर एक सफेद चादर डाल दी और वो एक तरफ होकर के बैठ गया। जिस भाई की जिम्मा बैलों को चारा डालना था उसने अपने दिल में सोचा कि मुझसे इस कदर काम नहीं हो सकता, लिहाजा उसने उसके गर्दन काटे
और उसकी गर्दन काट कर उसे भूसे में धंसा दिया और ये सोचा कि ये अब आराम से खाते रहेंगे। गेहूं की फसल काटने पर जिस भाई का ड्यूटी था, उसने सोचा कि ये तो बड़ा और मेहनत तलब काम है, क्यों ना इन दानों को भून लिया जाए। ये सोचकर उसने पूरे गेहूं को आग लगा दी। अब चौथे भाई का वाकया सुनिए, जो भेड़ों को ले गया था। वो भेड़ा चरा रहा था कि अचानक एक दो भेड़िए उधर आ निकले और भेड़ों को खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते कैसे भूखे हैं जो भेड़ों को खा जाते हैं और उनके मालिक उनको कुछ खाने को नहीं देते। मुझे ऐसा करना चाहिए कि मेरे सारे भेड़ इन कुत्तों को दे देना चाहिए। ये सोचकर वो भेड़ों को कुत्तों के सामने छोड़कर घर वापस आ गया। शाम हुई तो घोड़सवार घर वापस आया और आकर पूछने लगा, तुमने मेरी माँ की अच्छी तरह से खिदमत की है ना? उसने कहा, जनाब क्या पूछते हैं आप, जब से आप गए हैं उस वक्त से आराम कर रही है। जब उसने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून से भरा हुआ था और वो मर चुकी है। उसने उस भाई का काम देखा तो परेशान हो गया। फिर उसने सोचा कि देखो दूसरे भाई की खबर लो कि उन्होंने क्या गुलगुलाए हैं। जब उसने बैल वाले से पूछा कि तुमने क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक बैलों के मुंह भूसे में दिए हुए हैं और वो अभी तक खा रहे हैं। जब देखा तो उनके सर कटे हुए और भूसे में धंसे हुए थे। उसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया कि मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पका सकेगी, मैंने गेहूं को भून लिया है। जब घोड़सवार ने देखा तो गेहूं की पूरी फसल को जला हुआ पाया। चौथे से पूछा कि भेड़ बकरियां कहाँ हैं? तो उसने कहा, इस शहर के सारे कुत्ते बेहद भूखे थे, आज तक ऐसे भूखे कुत्ते मैंने नहीं देखे। वो आकर बकरियों को खाने लगे, मैंने उन पर तरस खाया और उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। घोड़सवार ने इन सब की बातें सुनी तो अपना सर पीट लिया और फिर चारों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने मुझे इस तरह से नुकसान पहुंचाई है कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगे। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम हो ही बेवकूफ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम ऐसा करो कि अपने हाथ में बेलचा उठाओ और कब्रिस्तान पहुंच जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जिसकी लंबाई कान बराबर हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हो गए। एक ने बेलचा मारा और दूसरे ने वहाँ अपना कान रखा। फिर कान हटाकर कहने लगा, ये कब्र तो बड़ी बन गई। गर्जे के बाकी सारे भाई एक के बाद एक अपने कान रखते गए और यही कहने लगे कि कब्र कान से बड़ी बन गई। उन्होंने सोचा कि घोड़सवार पहले ही बिगड़ा पड़ा है, अगर कब्र बड़ी बन गई तो वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। ये सोचकर वो वापस घर पहुंचे तो घोड़सवार बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग इस कदर जल्दी वापस कैसे आ गए। उसने उनसे पूछा कि तुमने कब्रें भी खोदी है या ऐसे ही वापस आ गए? तो उन्होंने कहा, जनाब ये कोई मुश्किल काम तो नहीं, हम तो कब्र खोद आए हैं। उसने कहा, उनमें तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोदी। फिर उसने कहा कि चलो मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो कब्र ढूंढने लगे, मगर अब जगह नजर नहीं आ रही थी। वो जगह भला क्या नजर आती, जबकि एक ही बेलचा उन्होंने मारा था। अगर कब्र खोदी होती तो उसकी मिट्टी यकीनन दूर से ही नजर आता। कब्र ढूंढते ढूंढते उन्हें काफी वक्त लग गया। बिला आखिर उन्हें वो जगह मिल गई। तब उन्होंने उस शख्स से कहा कि यहाँ आइए, ये रही कब्र। उसने जो देखा तो कहा, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इसमें इंसान की लाश भला कहाँ आ सकती है, ये तो मुट्ठी भर कब्र है। तो चारों भाइयों ने कहा, आपने ही तो कहा था कि एक कान के बराबर खोदना। तो सौदागर और परेशान हो गया, फिर चिल्लाकर बोला, तुम लोग जाओ और मेरी माँ को उठा कर ले आओ, मैं खुद कब्र खोदूंगा। वो चारों गए और मुर्दे को चारपाई रख दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में मुर्दा माँ चारपाई से कहीं गिर गए। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घोड़सवार ने पूछा, लाश ले आए? उन्होंने जवाब दिया, जनाब हम लाश ला ही रहे थे, लेकिन रास्ते में वो कहीं भाग गई, क्योंकि अब हम यहाँ पहुँच गए और हमने जो देखा तो चारपाई खाली है। तभी सौदागर ने कहा, ये भला कैसे हो सकता है कि मुर्दा चारपाई से कहीं भाग जाए। फिर गुस्से में बोला, जाओ और मेरी माँ को जिस तरह मुमकिन हो सके लेकर आओ, वरना उसकी जगह तुम्हें ही यहाँ जिंदा दफना दूंगा। वो मुर्दा लेने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया नजर आई जो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उन्होंने उससे कहा कि तुम यहाँ लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जमीन में जिंदा गाड़ने की धमकियां दे रहा है, चलो आओ हमारे साथ। चारों ने उस बुढ़िया को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लेटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बूढ़ी औरत बेचारी चीखती चिल्लाती रही, मगर उन्होंने उसकी एक न सुने। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घोड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब इसको संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे थे, ये तो अभी भी नहीं आ रही थी, हम तो इसे जबरदस्ती ले आए हैं। घोड़सवार ने जब बुढ़िया को देखा तो उससे माफी मांगी और ये कहकर उसे घर जाने की इजाजत दे दी कि इन लोगों ने मेरी मुर्दा माँ को कहीं गिरा दिया है और उसकी जगह तुम्हें उठा कर लाए हैं। उसके बाद वो खुद अपनी माँ की तलाश पर निकला
और उसकी लाश को कहीं से ढूंढ कर लाया और लाकर दफना दिया। घोड़ सवार उन चारों बेवकूफों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए उसने एक एक को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और खुद सुख का सांस लेकर जीने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है।